एसी ऑन कर दो. So, good afternoon and welcome everyone to this live session on daily editorials for 1st of December 2021, a new month and a new opportunity to plan your time, plan your days and plan your weeks so that you are not weak when the fateful day comes. Let's get started. So today we are going to deal with an editorial that talks about only one problem related to local bodies. ठीक है, लोकल बॉडीज का पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं एक बार. लोकल बॉडीज की ओवरऑल प्रॉब्लम्स क्या है. अच्छा, आप चुप के बैठे हो आज. लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम्स क्या है. लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम्स आर, वी नॉर्मली से दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम ट्रिपल एफ, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज. फंड्स एज अ प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज वी प्लान फ्रॉम अ टॉप डाउन मैनर. ठीक है, टॉप पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन डेवलपमेंट. ठीक है, MOUD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. फिर स्टेट लेवल पे मिनिस्ट्रीज हैं. फिर उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज हैं. राइट. अब क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं इनके बारे में दिया था. ठीक है, इट वॉज अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट. लोकल बॉडीज was a subject in the state list under which schedule? कौन से schedule में? कौन से schedule में state list में जो lists हैं, union list, state list, concurrent list, कौन से schedules में दे रखी हैं? 7 schedule में. ठीक है, और urban local bodies से कौन सा schedule डील करता है? रूरल लोकल बॉडीज से? उल्टा नहीं बोल रहे हो? पक्का? हाँ, ठीक है. अच्छा, ये 73rd है, ये 74th है, राइट? 73rd. ठीक है. सो डोंट कमिट दीज बेसिक मिस्टेक्स इन द एग्जाम. राइट. स्केड्यूल 11 में रूरल लोकल बॉडीज जो सब्जेक्ट से डील करती हैं वो स्केड्यूल 11 में दे रखी हैं. ठीक है. स्केड्यूल 12 में क्या दे रखा है? अर्बन लोकल बॉडीज जिन जिन सब्जेक्ट से डील करेंगी. ठीक है, मतलब उनकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे रखी है कि उनके कार्य क्षेत्र में, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है. स्केड्यूल 11 रूरल लोकल बॉडीज, स्केड्यूल 12 दिस वन. नाउ ये प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टेट्स डू नॉट पास ऑन दी फंड्स टू, सफिशिएंट फंड्स टू दी लोकल बॉडीज, बी इट अर्बन बी इट रूरल. ठीक है. इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये सब्जेक्ट्स, इन ऑर्गन्स को क्या दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था. दे वर नॉट ग्रांटेड. रूरल लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. लेटर ऑन इट वॉज ग्रांटेड इन द ईयर 1992. राइट. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए एक स्केड्यूल लिखा गया, एक चैप्टर ऐड किया गया, अर्बन लोकल रूरल लोकल. 74th के जरिए अर्बन लोकल. ठीक है. सो उसके बाद इनको पावर्स मिलनी चाहिए थी. जैसे हम यूनियन से बात करते हैं, यूनियन से स्टेट्स को पैसा मिलेगा ही मिलेगा. क्यों मिलेगा? यूनियन फाइनेंस कमीशन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years. थोड़ा बहुत पता है ना? एवरी 5 years वी हैव टू हैव अ यूनियन फाइनेंस कमीशन विच विल डिसाइड कि सेंटर पे जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं स्टेट्स को उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा. रेवेन्यू शेयरिंग. क्लियर है? थोड़ा सा रेवेन्यू शेयरिंग मतलब जैसे हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने दिल्ली से इनकम टैक्स पे किया, लेकिन दिल्ली को कितना शेयर मिलेगा ये यूनियन फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है. ये सारी चीजें पैटर्न डिसाइडेड था कॉन्स्टिट्यूशन में. यूनियन और स्टेट्स का जो ताल्लुकात है, जो इंटरफेस है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड था, लेकिन स्टेट्स और अर्बन लोकल बॉडीज का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. हालांकि ये लाया गया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, बट जिस वे में ये लाया गया, अगर इनको पावर दी गई थी तो क्या ये आगे पावर देंगे? विल दे बी विलिंग टू शेयर द पावर विद द अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज? नहीं, है ना? जैसे तुम बड़े भाई बहन हो, जो भी हैं बड़े, इसमें तुम्हारे पास पावर ज्यादा है, तुम छोटे भाई बहन को दे दोगे? वो भी जब उसका जन्म बाद में हुआ है, नहीं दोगे ना? सेम वैसे ही ये दोनों लेयर्स तो एक ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में हुए. इन दोनों लेयर्स का होना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है? फेडरलिज्म. ठीक है. फेडरलिज्म कहलाने के लिए यूनियन और स्टेट दोनों अपने अपने दायरे में काम करते हैं,
तो उसको फेडरल कंट्री कहा जाता है। ठीक है, यूनिटरी के अब कब होगा, जब सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती ही नहीं है, तो वो यूनिटरी। अब तीसरे लेयर का होना फेडरलिज्म कहलाने के लिए जरूरी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द थर्ड it is not necessary to have the third tier of government it is not necessary to have the third tier of the government in order for a system to be called as federal system. ठीक है, अब स्टेट्स ने ना इनको रूरल लोकल बॉडीज को 3 पावर्स नहीं दी, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज। लिखने को है ये लिस्ट में, पता क्या हुआ, जब नरसिम्हा राव की सरकार या बाकी की सरकारें ये चैप्टर लिख रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने के लिए, तो स्टेट्स ने ये कहा कि आप हम पे थोपो मत, आप हम पे इम्पोज मत करो कि ये शेड्यूल 11 में कितनी आइटम्स दे रखी है, कौन बताएगा? Schedule 11, if I use a statement, Schedule 11 has got more items than Schedule 12. Am I right? नहीं पता, ठीक है, आज इसको स्टडी करते हैं। 29 आइटम्स इसमें दे रखी हैं, 18 आइटम्स इसमें दे रखी हैं। ठीक है, वो 18 आइटम्स जिन पे ये काम कर सकते हैं, ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब चीज़ों में। ऑलराइट, तो स्टेट्स ने ये कहा कि भाई तुम हमें बताओ मत, ये लिखा है कि तुम ये काम कर सकते हो, जैसे रूरल ग्रैनरीज, रूरल गोडाउन्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये सब विषयों पे लोकल बॉडीज काम कर सकती हैं। अब वो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कोई स्टेट वाकई ही लोकल बॉडीज को ये पावर देना चाहती है। मतलब समझ में आया? नहीं आया समझ में? मतलब ये है कि ये एक इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स दे दी कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड स्टेट पे करेगा। जिस वे में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये पावर्स लिखी गई है ना, वो इस वे में लिखी गई हैं कि स्टेट के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो इन 29 आइटम्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके यूनियन लेवल पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, उसमें लिख तो दी गई, लेकिन ये दिया गया कि स्टेट्स में शेयर दिस पावर और स्टेट्स में एनैक्ट। शैल और मे का डिफरेंस समझते हो? शैल इज बाइंडिंग, मे इज वॉलंटरी। ठीक है, कि सभी स्टेट्स के बीच में ना विवाद था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास तो करना था, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, कुछ तो करना ही था, है ना, कि पास कर दो, चलो ठीक है, कि एक्ट तो बनेगा। हमने देखो हमारा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, 1992 में कोई जतिन वर्मा पढ़ाएगा तो हमारा नाम लेगा, हमारी सरकार ने एक्ट पास किया। लेकिन ये एक्ट जो है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये खोखला है, हॉलो है। क्यों? एक तो ये 29 आइटम्स दे दी। 29 आइटम्स क्या हुई? फंक्शंस दिए, लेकिन उन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने की पावर स्टेट्स को दे दी कि स्टेट्स यदि कोई लॉ पास करेंगी तो ही लोकल बॉडीज इन पे काम कर पाएंगी। आइटम नंबर 1 के लिए भी 29 तक, सारी आइटम्स के लिए। क्लियर? सारा कुछ। अब आ गया दूसरा, फंड्स भी स्टेट्स जितने चाहेंगी इनको देंगी। जैसे कि अभी उस पे आ रहा हूं, ठीक है। तो जैसे यहां पे हमने स्टडी किया, सेंटर और स्टेट्स के फाइनेंशियल रिलेशंस को गाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है संघवाद। संघवाद मतलब फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हर 5 साल में प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि ही हैज टू कॉन्स्टिट्यूट यूनियन फाइनेंस कमीशन। यूनियन फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? एलोकेशन ऑफ टैक्सेस करेगा। इन दी सिमिलर मैनर जब ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया तो उसमें भी लिख दिया गया कि एवरी 5 years states will constitute a state finance commission. Every state will constitute its own state finance commission to decide कि कितना पैसा स्टेट से लोकल बॉडीज को मिलना चाहिए।
ठीक ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लिख दिया गया दैट एवरी स्टेट विल क्रिएट इट्स ओन स्टेट फाइनेंस कमीशन। एवरी स्टेट विल क्रिएट इट्स ओन स्टेट फाइनेंस कमीशन। सभी दोनों में लिखा गया, हाँ ये 73rd में लिखा गया। अच्छा इस पे ना, नाउ दैट ही इज आस्किंग इट, पहले लिख लो, इसको कंप्लीट करो। लिख लिया? एवरी स्टेट विल क्रिएट इट्स ओन स्टेट फाइनेंस कमीशन, दिस इज गिवन इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब जो फाइनेंस कमीशन होगा दैट विल बी कॉमन फॉर रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, इसलिए ऐसी चीजें 73rd में लिख दी गई हैं। हालांकि वो है इंस्टीट्यूशन जो है फाइनेंस कमीशन की, वो कॉमन ही रहेगी दोनों को। ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज दोबारा से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दे रखी है। क्लियर? वहां पे ये लिखा हुआ है द फाइनेंस कमीशन एज इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस थिंग। ठीक है, अब वहां पे लिखा है बाइंडिंग, कि हर 5 साल में हर स्टेट को स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना है। वो स्टेट कमीशन स्टेट और लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेगा। लोकल बॉडीज के पास फंड्स का अभाव है, क्रंच है, उसको रिजॉल्व करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस देगा। रिकमेंडेशंस विल नॉट बी बाइंडिंग बट कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है। समझ में आया? 5 साल में औपचारिकता फॉर्मेलिटी के लिए करना जरूरी है। डन? दिस इज टेकन केयर ऑफ। अब ना ये स्टेट्स का फंड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए था। ठीक है, अब तीसरा आता है फंक्शनरीज। फंक्शन दे दो, फंड्स ना दो, काम नहीं होगा। फंड्स और फंक्शंस दोनों दे दिए, बोला कि चलो तुम ये करो। ठीक है, जैसे मम्मी पापा तुम्हें कोई काम असाइन करते हैं, तुम बोलते हो पैसे दो, काम तो तभी होगा, राइट? स्टेट्स भी अगर इनको काम दे देंगी तो क्या बोलेंगे? पैसे दो, है ना? तुम्हें बोला यूपीएससी की तैयारी करो, ठीक है, तुम 1 लाख का चेक कटवाओगे, बाद में 30-40 हज़ार रिफंड लोगे, राइट? सो ठीक है, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, मतलब समझ में आया? करप्शन हमारे घरों से ही स्टार्ट हो जाता है ना। फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। अब फंक्शनरीज क्या है? काम कौन करेगा? पैसा भी दे दिया, फंड्स भी दे दिए, फंक्शनरीज नहीं होंगे तब इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो स्टेट्स ने ना ये तीनों चीजें दी ही नहीं, कर लो जो करना है। ठीक है, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज दिए ही नहीं। आलम ये है, जो आज मैं इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, 17 स्टेट्स ने 5 इयर्स के गैप पे जो फाइनेंस कमीशन बनाना था अपना अपना रिस्पेक्टिव, वो स्टेट्स बनाती ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करती। औपचारिकता फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, वो कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया जाता। ठीक है, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, उसी का एक डायमेंशन है स्मॉल ग्रांट्स बट अ बिग अपॉर्चुनिटी। अब पता क्या है, एक और इंटरलिंकिंग इसमें करी गई। जो यूनियन फाइनेंस कमीशन होता है उसकी रिकमेंडेशंस उसकी ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जैसे तुम घर से कुछ लेने जाते हो, मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल मैं यूजुअली देता हूँ, तो तुम्हें एक दायरे में बोला जाता है कि इतने का लेना, इससे ज़्यादा मत लेना, उसमें रेडियो होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, ये सब बोला जाता है। फ़ोन लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो तो बोला जाता है गोल होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े मत लेना, ज़्यादा छोटे मत लेना, बोला जाता है ना। कुछ भी परचेजिंग करने जाते हो, राइट? वैसे ही टर्म्स ऑफ मतलब चलो छोड़ो, कुछ लड़का या लड़की चूज करने जाते हो तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस काम नहीं करती। दैट इज व्हाई ही इज स्माइलिंग आउट देयर। पॉइंट क्या है? इन 2-4 लोगों की शक्लें देख के ना याद आता है कि ये कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ सो इसमें क्या होता है कि फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, यूनियन फाइनेंस कमीशन की ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं। दिस इज लाइक रेफरी को बोला जाता है, रेफरी सिक्सर देता है। कब सिक्सर डिक्लेयर करता है? जब बॉल उड़ती उड़ती मैदान के पार चली गई। 4 कब? जब कैसे भी उसने रोप को टच किया। ठीक है, ये क्या है? रेफरी को किसी ने रेफरेंस दिया हुआ है कि जब ऐसा होगा तो तुम्हें डिक्लेयर करना आउट या नॉट आउट या कुछ। ठीक है, वैसे ही फाइनेंस कमीशन या कोई भी कमेटी बनाई जाती है ना, कोई भी कमेटी, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस गवर्नमेंट या डिसाइड करती है या प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ने इनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड करी हुई है। उसमें 3 पॉइंट हैं जो हम बाद में स्टडी करेंगे। चौथा पॉइंट ये है
चौथा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं जो स्टेट से रिलेटेड है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि स्टेट्स के लेवल पे जो अर्बन लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट की फाइनेंस अर्बन लोकल बॉडीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी यूनियन फाइनेंस कमीशन स्टडी करेगा और उन पे रिपोर्ट देगा। ठीक है, यूनियन फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन तो अलग हो गया बच्चे। स्टेट फाइनेंस कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूट करना ही करना है, यूनियन फाइनेंस कमीशन भी करना है। अब इन दोनों को लिंक करने के लिए, यूनियन और स्टेट फाइनेंस कमीशन को लिंक करने के लिए, स्टेट यूनियन फाइनेंस कमीशन अर्बन लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेगा। फाइनेंशियल बॉडी है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेगा और उन पे कमेंट करेगा। हाँ, डायरेक्टली। ठीक है, हर स्टेट की फाइनेंशियल अर्बन लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है तो इस बार 15th यूनियन फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में चलता रहता है, सुना होगा। 15th यूनियन फाइनेंस कमीशन ने दिल्ली की अर्बन लोकल बॉडी एमसीडी को कुछ पैसे दिए हैं ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए। तो इस तरह से यूनियन का फाइनेंस कमीशन भी स्टेट्स के लेवल की फाइनेंशियल जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर कमेंट करता है और कुछ पैसे दे देता है, ग्रांट्स दे देता है। इस आर्टिकल का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि 15th फाइनेंस कमीशन जस्ट अ मिनट, फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन ने इनके लिए कुछ पैसे एलोकेट किए हैं। किसके लिए? प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी समझ में आया? हेल्थ के लिए पैसे दिए जाते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, अभी जैसे स्वच्छ भारत मिशन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यूनियन फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि अर्बन लोकल बॉडीज को कुछ पैसे दिए जाए। वो जो पैसे दिए गए हैं, अब ये पैसे आते कहां से, इसको फटाफट से समझना। यहाँ पे ना एक डिविजिबल पूल बनाया जाता है। डिविजिबल स्विमिंग पूल नहीं है, ये डिविजिबल पूल है। यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी से जितना पैसा कलेक्ट हुआ, इनकम टैक्स से जितना पैसा कलेक्ट हुआ, यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे कलेक्ट हो गया। अब इसमें से फिनेंस कमीशन ये कहेगा इतना पैसा पंजाब को दे दो, ठीक है, इतना पैसा हरियाणा को दे दो, इतना पैसा यूपी को दे दो। क्लियर? राइट? क्लियर है? ये क्या है? डिविजिबल पूल ऑफ फंड्स। फंड्स कहां से आए? हम सभी ने जो इनकम टैक्स दिया वो डिविजिबल पूल का पार्ट है। आपने जो फीस पे करते टाइम जीएसटी दिया वो भी डिविजिबल पूल में चला जाएगा। उसमें से फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि स्टेट्स को 41% दे दो। 100 रुपए हैं यहाँ पे, 100 रुपए में से 41 रुपए स्टेट्स को चले गए। ये क्या है? ऊपर से नीचे आना, वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल हो गया ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। क्लियर? अब वर्टिकल डिवोल्यूशन के बाद कौन सी स्टेट को कितने मिलेंगे? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो यूनियन फाइनेंस कमीशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहां तक समझ में आया? यूनियन फाइनेंस कमीशन का मैंडेट है कि ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम एक फेडरल कंट्री हैं, इधर सुनो पहले, हम एक फेडरल कंट्री हैं, तो फेडरल कंट्री में स्टेट्स को फाइनेंशियल पावर्स गारंटीड होनी चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के राज में सारे पैसे हड़प के बैठ जाएगी, नहीं देंगे पैसे, क्या कर लोगे, है ना? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई यूनियन फाइनेंस कमीशन, सो एज टू सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट्स। हर 5 साल में इसका रिवैल्यूएशन होगा कि कौन सी स्टेट पीछे रह रही है, उसको ज़्यादा पैसे दे देंगे। अगर पंजाब पीछे रह गई है तो 5% दे दो, बिहार और भी पीछे है तो 8% दे दो। राइट? इस तरह से 28 स्टेट्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। फिर चौथा जो पॉइंट था, हमने देखा कि यूनियन फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये पॉइंट है टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स। नेसेसरी स्टेप्स लेते हुए पंजाब की लोकल बॉडीज को कितने पैसे मिलेंगे, ये भी यूनियन फाइनेंस कमीशन ये बोल देता है कि पंजाब को हम टोटल 41% में से 5% पंजाब को दे रहे हैं, उसमें से पंजाब को लोकल बॉडीज को कितने देने होंगे। समझ में आया? जैसे फादर ने तुम्हें खर्ची दी, किसके कहने पे दी? ग्रैंडफादर के कहने पे। ग्रैंडफादर कौन हुए? यूनियन फाइनेंस कमीशन। अब ग्रैंडफादर ने यह भी तय कर दिया कि जो बड़े लड़के को या बड़ी लड़की को या बड़े भाई को या बड़ी बहन को पैसे मिलेंगे, उसमें से छोटे भाई बहन को कितने देने हैं। क्लियर?
समझ में आया? अब तुम क्या करते हो, शॉप पे जाते हो तो क्या करेगा, ये मैं ले रहा हूँ, राइट, होता है ना ऐसा, राइट। सो ये सिस्टम समझ में आ गया। वैसे ही छोटे भाई को यहाँ पे डिप्राइव किया जा रहा है। पंजाब वगैरह अपना फाइनेंस कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, इसीलिए 15th फाइनेंस कमीशन ने ये जो हेल्थ के लिए पैसे दिए हैं ना, हम आगे इसमें समझेंगे, ये पैसे डायरेक्टली अर्बन लोकल बॉडीज के अकाउंट में आ जाएंगे। समझ में आया? बाय पासिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल होता, बट वो रिपोर्ट ही नहीं बनाते। अब जिन स्टेट्स ने होना चाहिए, अभी आगे हम समझेंगे इसको कैसे लिंक किया गया। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने 4 लिखी है ना, वो 4 तो वो है जो तुम रट्टा लगाओगे, जो नोटबुक में दे रखी हैं। आगे की जो इस बार ऐड करी हैं वो भी हम समझेंगे डायनामिक करंट अफेयर्स में, जो भी डायनामिक टॉपिक्स हैं इसके, कि कंडीशंस इस बार 5-6 और डाल दी हैं। ऐसा बहुत टाइम के गैप के बाद हुआ है कि प्रेसिडेंट ने फाइनेंस कमीशन के आगे रिपोर्ट सबमिट, जो रिपोर्ट बनानी है, दायरे में 4-5 चीज़ें और लेनी है। कुछ इस तरह कि जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर को यानी रेफरी को ये कह दिया गया हो कि मौसम खराब है, हवा चल रही है, अगर बॉल ग्राउंड पार नहीं भी कर रही तो भी सिक्सर डिक्लेयर कर देना। मतलब समझ में आया? मतलब क्या है, ये बोला गया है कि अगर कोई स्टेट का फाइनेंस कमीशन नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती तो उसको कम पैसे दिए जाएं। परफॉर्मेंस ग्रांट्स बोला जा रहा है इसे। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ये तो साडा हक एथे रख वाली बात है, स्टेट्स अपना हक मांग सकती हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर ये स्टेट्स दिए गए पैसे से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रही तो इनको कुछ पोर्शन ऑफ ग्रांट्स, जिसे हम परफॉर्मेंस ग्रांट्स कहेंगे, वो ना दिए जाएं। अब परफॉर्म क्या करना है इसमें, नेशनल हेल्थ गोल्स को अचीव करना है, ताकि यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया एज अ होल कंट्री क्या कर पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर पाए। समझ में आया? तभी अचीव होंगे ना जब टीम इंडिया, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो अचीव करेगी, है ना, सारी स्टेट्स अचीव करेंगी। अब उसमें एक परफॉर्मेंस का रोल ये रख दिया कि सभी रूरल लोकल बॉडीज को एटलीस्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है, ये जो 41% है ना, इस 41% में से ओवरऑल 3%, किसका 3%, 100% का 3% देश की सभी लोकल बॉडीज को दिया जाएगा। ठीक है, उसका 3% का, ये मान लो ये 3% 100% हो गया जो रूरल लोकल बॉडीज को दिया जाएगा, 2,34,000 समथिंग है ये। ठीक है, 3% किसका, 100% का, यानी कि स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को 38% मिल रहा है, रूरल लोकल बॉडीज को 3% मिल रहा है। अब उन रूरल लोकल बॉडीज को, उन स्टेट्स की लोकल बॉडीज को ये 3% नहीं मिलेगा जिन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया ही नहीं। पनिशमेंट, समझ में आया? इस पे हम स्टडी करेंगे, अभी के लिए समझना चीजों को। जो स्टेट्स बनाती है स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो उसकी रिपोर्ट को यूनियन फाइनेंस कमीशन यूज कर सकती है। हाँ, उसकी देखो अभी यहाँ पे ज़्यादा हौच-पौच हो गया, मैं एक बार बता रहा हूँ होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। ठीक है, ये 14th वाला जो ये चैप्टर है, चैप्टर 4 ऑफ 2017-18 इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये सारी चीज़ें दर्ज हैं। मैं एक यूनिलैटरली अगर पढ़ा देता तो कुछ समझ ना आता। होना ये था, ये यूनियन फाइनेंस कमीशन, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन सारी स्टेट्स के। ठीक है, स्टेट कितनी है, 28, 27, 29 जो भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गई, सभी स्टेट्स के अपने अपने फाइनेंस कमीशंस, ये रिपोर्ट देंगे तो यूनियन फाइनेंस कमीशन काम करेगा, लेकिन ये रिपोर्ट देते ही नहीं, तो यूनियन फाइनेंस कमीशन तो कैसे काम करता है, प्रॉब्लम है ना। अब उस यूनियन फाइनेंस कमीशन ने कुछ स्टेट्स की हेल्थ की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को ग्रांट्स दिए हैं। डन, सो मच फॉर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब पीछे चलते हैं, फंक्शनरीज। स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बड़े मोदी हैं, कहाँ हुआ, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बड़े मोदी हैं, कर लो जो करना है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और ज़्यादा करिज्मेटिक हैं, है ना, जयललिता को देख लो तमिलनाडु में, केरला में देख लो, हमारे पंजाब में देख लो, राइट। सो नहीं करते, कम क्या कर लोगे, सू करोगे। हाँ
ये जो 3% है ना, मैं यहाँ पे यही बोल रहा था, 3% इज 100%, इस 100% का 5-7% रोक लिया जाएगा, बाकी 93% मिल जाएगा। 3% 2,34,000 का 7% या 10% रोक लिया कि तुम पहले फाइनेंस कमीशन बनाओ। फिर जम्मू एंड कश्मीर में तो ऐसा था, अभी जो सेक्शन 370 डिलीट हुआ, एब्रोगेट हुआ, जो भी हुआ, उसमें तो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर ने 17-11 साल से लोकल बॉडीज के इलेक्शन ही नहीं करवाए। मतलब समझ रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें वो कंडीशन थी ही नहीं, उनके ऊपर ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू होता ही नहीं था, तो वो इलेक्शन ही नहीं करवाते थे। ठीक है, तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है कि अभी दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली की बात करते हैं, मोदी जी के लिए पता है कितनी शर्मसार बात है कि केजरीवाल 67 सीट्स जीत जाते हैं दिल्ली में। मतलब पूरे देश में मैं मोदी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ हो गई, ठीक है, समझ रहे हो, मेरे साथ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 70 में से 67 सीट्स कोई और ले गया, राइट। फिर एक प्रेस्टीज इशू बन जाता है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे होते अगर मान लो कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह, उसके होते अगर लोकल बॉडीज में 2017 में यहाँ पे इलेक्शन हुए, 2019 में दोबारा से कोई इलेक्शन हो रहे हैं लोकल बॉडीज के, उसमें अगर कांग्रेस हार जाती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट आवाज़ें उठेंगी, फिर हाई कमान के पास ये इशू जाएगा। हाई कमान कौन है? मतलब राहुल गांधी, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे, राइट, कि उनको रिमूव करना पड़ेगा। फिर क्या चल रहा है पंजाब में अभी सब जानते हो, इसीलिए लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ना हो तो ज़्यादा बढ़िया, राइट। ये सारी चीज़ें। अब फंक्शंस हो गए, फंक्शनरीज की बात करते हैं। 2 मॉडल्स फॉलो करे जाते हैं, 3 जो प्रॉब्लम्स है ना उनको स्टडी कर रहे हैं। फंक्शनरीज के 2 मॉडल्स फॉलो करे जाते हैं कभी तुम में से कितने लोग म्यूनिसिपैलिटी में गए हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल में? कभी तो गए होगे, नहीं गए? अच्छा, वहाँ पे जाना, कभी देखना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्टेट का जो आपके अर्बन लोकल बॉडी में, म्यूनिसिपैलिटी में जो चीफ इंजीनियर वगैरह लगा होता है ना, JDO या जो भी है, ठीक है, JE या जो भी, ठीक है, जूनियर इंजीनियर या जो भी है ना, तो चीफ इंजीनियर वाटर या कुछ भी, वो स्टेट के वाटर डिपार्टमेंट का होता है। स्टेट का अपना वाटर मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी की मिनिस्ट्री है, ठीक है, यूनियन स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये फंक्शनरीज वहाँ से अर्बन लोकल बॉडी, मान लो पटियाला में इसको लगा रखा है, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, हर अर्बन लोकल बॉडी में, म्यूनिसिपैलिटी में, वहाँ से कौन चुना जाता है? मेयर, प्रधान, प्रेसिडेंट, यही बोला जाता है ना उसको। म्यूनिसिपल काउंसिलर्स होते हैं, ये म्यूनिसिपल काउंसिलर्स अपना एक लीडर चुनते हैं जिसको मेयर बोला जाता है, ठीक है। अब ये मेयर इसको फ़ोन करता है कि ये रेजिडेंट्स की लोकल प्रॉब्लम है, पीपल की प्रॉब्लम है, उसको काम करो, ठीक है। नॉर्मली ये मेयर की बात तब सुनेगा जूनियर इंजीनियर जब मेयर भी सेम पॉलिटिकल पार्टी से है, कांग्रेस या बीजेपी से, और स्टेट में जो पार्टी पावर में है वो भी बीजेपी है। देखा है ना ये, मतलब अगर स्टेट की पार्टी में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के हैं और मेयर गलती से बीजेपी का चुन लिया तुम लोगों ने अपने वोट डाल के, तो सबसे पहला फ़ोन ऊपर से यहाँ पे जाता है कि यदा कोई काम, मतलब पंजाब में ये बोला जाता है इसका कोई काम मत करना, ठीक है, अगर इसका काम किया तो तेरे को पटक के ऐसे कोई बॉर्डर टाउन में लगाऊंगा कि तू नज़र नहीं आएगा कहीं, राइट। मतलब समझ में आया? दिस इज द पॉलिटिक्स फीडिंग इनटू, इंटरफेयरिंग इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर इस लोकल टाउन का MLA कांग्रेस का है तो मेयर की बुरी किस्मत, और यहाँ पे मेयर बीजेपी का है, MLA कांग्रेस का है, तो MLA रोज फ़ोन करेगा कि जूनियर इंजीनियर तुमने क्या क्या काम किया, मेरे यहाँ आओ, उसको रोज बुला लेगा, वो काम ही नहीं करने देगा। चीफ वाटर इंजीनियर वगैरह है, उनकी अभी बात करते हैं, ठीक है, उनको काम ही नहीं करने दिया जाएगा। जो ये कहेगा अगर मतलब तुम्हें काम कराना है ना तो इसके पास नहीं जाना लोकल एरिया में, बीजेपी के उसके पास, वो काम उल्टा हो जाएगा। कोई उल्टा सीधा काम होता है, जैसे कोई फालतू की सरकार की ज़मीन पड़ी है, ठीक है, उस पर मान लो कि तुमने कुछ घर बनाना है या कुछ, ठीक है, होता है ऐसा सब कुछ। तो मान लो कि कोई पोल है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से चलो बता देता हूँ, ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है जो मैंने परचेज़ किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसका गेट यहाँ से है, ये कॉर्नर का प्लॉट है, अब यहाँ पे मेरे को एक गेट बनाना है
कॉर्नर के हाउस की वैल्यू डिराइव करने के लिए मेरे को ये प्लॉट बेचना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना पोल है एक बिजली का। अब मैं मेयर के ऑफिस में गया, चंदा वंदा चढ़ाया, और मेयर किसका है? बीजेपी का, ठीक है। ये खंबा नहीं हटेगा, एक और खंबा लग जाएगा। अगर एमएलए कांग्रेस का है, समझ में आया? एक और लग जाएगा, टेलीफोन वाला या कुछ भी। फिर मैं एमएलए के यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे डबल और चढ़ावा चढ़ेगा, फिर जाके काम होगा। क्लियर? इससे बढ़िया है मेयर के पास जाओ ही नहीं। समझ में आया? ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मेरे को यहाँ से कार अंदर करनी है, पार्क करनी है, आप आगे पोल आ जाएगा तो क्या करेंगे? क्लियर? इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। राशन कार्ड बनवाना है या कुछ करवाना है ना, एनओसी लेना होता है प्लॉट का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कुछ भी। एक तो ये हो गया, ये है स्टेट्स का अपना कार्डर ऑफ एम्प्लॉइज होता है। फंक्शनरीज, जब हम फंक्शनरीज का क्रिटिसिज्म करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है, समझ में आया, कि लोकल बॉडीज के अपने फंक्शनरीज नहीं है। ये तो बात थी, 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। एक तो म्यूनिसिपैलिटी, एक म्यूनिसिपल काउंसिल, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है? जैसे हम दिल्ली में देखते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, BMC, ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं। इनका तो अपना कार्डर होता है, ठीक है। कि आप देखते हो इसकी दिल्ली ट्रांसपोर्ट की अपनी बसेस चलती हैं, राइट। BMC की बसेस हैं, तो वो बसेस भी अपनी खरीदते हैं क्योंकि वो कॉरपोरेशन फॉर्म में चलते हैं। वो बिल बहुत बड़े हैं, उनका अपना बजट 8-8 हज़ार, 40-40 हज़ार करोड़ का रहता है, मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो उनको तो नहीं रोक सकते, ठीक है। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनमें स्टेट्स का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रेस्टिज इश्यूज जो मैंने आपको बताए। क्लियर? अब एक और मॉडल है पैरास्टैटल्स। एम्प्लॉयज को स्टेट्स कैसे कंट्रोल करती हैं? पैरा, STATALS, PARASTA, पैरास्टैटल्स। ये सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। फर्स्ट वाला जो था सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। और यहां पे क्या है? पैरा को अलग कर दो, स्टैटल को अलग कर दो। पैरा स्टेट, सेमी स्टेट, यही समझ में आता है ना, सेमी स्टेट। यहां पे पता है क्या होता है? कोई बड़े टाउन का नाम लो, कोई भी टाउन का नाम लो, सिटी, हाँ टाउन, इंदौर का डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सुनी होगी बॉडी ऐसी, इंदौर वाटर वर्क्स या इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA। ये क्या है? पैरास्टैटल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चंडीगढ़ का नाम लो तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कहाँ पे काम कर रहा होगा? चंडीगढ़ में हाउसेस बनाता होगा। अब ये पूरा का पूरा किसके अंडर आ गया? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। या पंजाब की बात करें तो मोहाली गमाडा है वहाँ पे, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ऐसी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। जयपुर की बात करें तो JDA है, ठीक है। अब JDA मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट राजस्थान के अंडर आएगा, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान अलोन, ठीक है। JDA काम कहाँ कर रहा है? जयपुर में। जयपुर में क्या होगी? जयपुर म्यूनिसिपल काउंसिल होगी ना। अब JDA के मकान रिपेयर करने हैं, JDA ने फ्लैट्स बनाए थे, ये फ्लैट्स हैं, यहाँ का एक म्यूनिसिपल काउंसिलर चुना गया है, ठीक है। वो कहाँ से है? BJP से। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। अब ये JDA के अधिकारी किसकी सुनेंगे? कांग्रेस की। फ़ोन गया कि ये काम करना है, ये जो है यहाँ से पाइप और जो भी कुछ भी ख़राब हो गया बिल्डिंग में, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है, विमेन को खतरा है या कुछ, लाइट लगेगी ही नहीं और बंद कर देंगे लाइट। अच्छा, रेजिडेंट्स को नहीं, ऐसा होता है, रेजिडेंट्स को इससे प्रॉब्लम है। MLA ने बोला चलो मैं बताता हूँ, जयपुर का MLA कांग्रेस का है, म्यूनिसिपल काउंसिलर या म्यूनिसिपल काउंसिल में BJP है, तो वो बोलेगा सारी लाइट बंद कर दो, ताकि वो चाहता है प्रॉब्लम एग्रीवेट हो और रेजिडेंट्स इस सोसाइटी के, JDA के फ्लैट्स के रेजिडेंट्स ये प्रॉब्लम को समझें। रियल सोर्स ऑफ पावर इज नॉट विद हिम, रियल सोर्स ऑफ पावर इज विद द MLA।
स्पेसिफिक वर्क रहता है, वाटर वर्क्स हो, ठीक है, पंजाब वाटर डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बॉडी। अब डायरेक्ट म्यूनिसिपल इनको बनाने के पीछे रीज़न ये है, अगर डायरेक्ट म्यूनिसिपैलिटी को ये पावर दोगे तो वो सिर्फ जयपुर तक पाइपलाइन ले करेगी, ठीक है। जयपुर का वाटर कहाँ से आ रहा है? इंदिरा गांधी कैनाल से। तो स्टेट्स को बहाना मिल जाता है कि बड़ा वाटर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। मतलब समझ में आया? इंटीग्रेटेड प्लानिंग को लेके जयपुर तो सिर्फ अपने तक देखेगा, फिर आगे उदयपुर है, अजमेर है, राइट, उनका बहाना लेके ये बोला जाता है कि ये जो पाइपलाइंस डाली जाएंगी, जयपुर के पानी की रिक्वायरमेंट की पाइपलाइन तो जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डाल देगा, लेकिन अगर ये पैरास्टेटल कोई बनाई जाएगी जो स्टेट वाटर डिपार्टमेंट है, अगर वो पाइपलाइन डालेगा तो वो आगे तक इतने डायामीटर की पाइपलाइन नहीं डालेगा जितना जयपुर वाला डालेगा, वो बड़े डायामीटर की पाइपलाइन डालेगा, क्योंकि ये पाइपलाइन से पानी जयपुर से क्रॉस करा के अजमेर तक लेके जाना है। नाम तो ये लगाया जाता है। अब इस जेएमसी की पाइपलाइन ये नहीं है, किसकी है? जेडीए की है, या जयपुर वाटर वर्क्स की, या राजस्थान वाटर डिपार्टमेंट की है। अब जब जयपुर को तंग करना है, पानी रोक दो, ब्लेम किसे किया जाएगा? पानी नहीं आता तो किसे ब्लेम करोगे? मेयर को, म्यूनिसिपल काउंसिलर को। बदनामी किसकी हुई? काम का आदमी नहीं है, राइट। सो अगली बार वोट किसको नहीं दोगे? काउंसिलर को। समझ में आया? लोगों को ये सबक सिखाया जाता है कि अगर स्टेट में कांग्रेस को चुना है ना, तो लोकल भी कांग्रेस को चुनो, अगर ऊपर बीजेपी को चुना है तो नीचे भी बीजेपी को चुनो। समझ में आया? उन एरियाज में दिल्ली में तुम देखोगे जहाँ पे केजरीवाल को वोट डाली जाती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आता है दिल्ली, उन एरियाज में आप देखोगे गार्बेज पड़ा रहता है, जहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी के म्यूनिसिपल काउंसिलर्स जीतते हैं। देखते हो ना कई कई बार यहाँ पे गार्बेज और ये सब, वो इसीलिए रीज़न रहता है, पॉलिटिकल रीजंस। फंक्शनरीज, फंक्शंस एंड फंड्स का ये ट्रायम्विरेट कंप्लीट हो गया। तीनों चीज़ें स्टडी कर ली, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। अब स्टेट्स को इन्होंने ये पैसे वैसे कुछ दिए हैं, ठीक है, तो उससे ये कहा जा रहा है कि इनको काफ़ी फायदा होगा। देयर वाज अ रिलीज ऑफ 8453 करोड़ टू 19 स्टेट्स एज अ हेल्थ ग्रांट। मतलब समझ में आ रहा है अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम? किसने ग्रांट दिए? ये किसको दिए? लोकल बॉडीज को, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट हैज बीन मेड एज अ पार्ट ऑफ द हेल्थ ग्रांट ऑफ 70,000 करोड़ विच इज टू बी रिलीज्ड ओवर 5 years। यूनियन फाइनेंस कमीशन कितने टाइम की रिपोर्ट देता है? 5 years के लिए, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी 5 years की, ठीक है। एज रिकमेंडेड बाय 15th यूनियन फाइनेंस कमीशन। रूरल वर्सेज अर्बन। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट मेनी मे थिंक, urban primary healthcare services are weaker than what is available in the rural. Urban healthcare services are even weaker in terms of population burden. Urban areas में population ज़्यादा है, डॉक्टर कम। रूरल में डॉक्टर की क्वालिटी ठीक ठाक है, ठीक है, आंगनवाड़ी नर्स, मिडवाइव्स और ये सब, लेकिन बर्डन कम होने की वजह से वो अच्छे से केटर कर पाते हैं। क्लियर? अर्बन में वैरायटी ऑफ डिजीजेस ज़्यादा है, उतने स्पेशलिस्ट नहीं है। आप एक स्पेसिफिक विलेज की बात कर रहे हो, अपने टाउन की है कहीं, ठीक है। ओवरऑल जेनेरिक बात करें तो अर्बन में प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं, कितनी तरह की बीमारियां हैं ना, नहीं पकड़ सकते। रूरल में गिनी चुनी एक ही तरह का वायरल सबको हो रहा होगा, यहाँ पे अर्बन में नहीं पता, कोई ट्यूबरकुलोसिस है, कुछ साइनस है, कुछ क्या है, कुछ क्या, राइट। सो दिस इज देयर। नाउ अर्बन इंडिया विद जस्ट हाफ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन हैज जस्ट अ 1/6 ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, 1/6 ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। अब समझ में आया? डेटा के वे से परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है, वो जो हम कह रहे हैं वो परसेप्शन है, बट रियलिटी ये है। इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, अर्बन शेयर इज नियरली 5-fold that of the annual budget for National Urban Health Mission, and rural allocation is 1.5-fold that of the total health spending by that of the 1.5 of total health spending by rural local bodies in India. Data to be noted बाद में या अभी, ठीक है। सो दिस इज देयर। दोनों बच्चे
यहाँ से ही इसको पैराग्राफ को ना थोड़ा याद कर लेना, जो डेटा है ये काम आएगा कि अर्बन में क्या प्रॉब्लम है, रूरल में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। डन, नॉट विजिबल टू यू, ओके फाइन, आई एम मूविंग फर्दर, ठीक है। ग्रांट इज ईयर मार्क टू प्लग दी आइडेंटिफाइड गैप्स। प्लग मतलब जैसे सॉकेट है, ठीक है, तो हम उसमें प्लग कर देते हैं ना, जो गैप्स हैं कॉन्टिन्यूम में, ठीक है, इनको प्लग करना है, इनको भी प्लग करना है। तो ये फाइनेंसेस को ईयर मार्क किया गया है। ईयर मार्किंग क्या होता है, जैसे आजकल गाय के ईयर पे एक मार्क देखते हो ना, वो क्या होता है, आधार, ठीक है। सो वो उसको ईयर मार्क बोला जाता है। मतलब फंड्स आर बिंग ईयर मार्क, कि इतने, जैसे टैग लगा होता है ना, ऐसे कुछ टैग लगा हुआ है उस पर, फंड्स आर बिंग ईयर मार्क, 8,000 करोड़ रुपए पे ईयर मार्क कर दिया। टोटल 70,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ ईयर मार्क कर दिए, उसके लिए ही यूज होंगे जो आइडेंटिफाइड गैप्स हैं इन दी प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड अर्बन सेटिंग्स। द ग्रांट बाय यूनियन फाइनेंस कमीशन इज एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, पहले ऐसा कोई इतिहास में एग्जाम्पल नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल द मैंडेट, मैंडेट मतलब जो ड्यूटी है, प्रोवाइडेड अंडर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये हमने स्टडी करा, 29 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट हेल्थ है, रूरल हेल्थ, जो 18 सब्जेक्ट्स हैं 12th शेड्यूल में, उसमें से एक सब्जेक्ट हेल्थ है। तो वो उस मैंडेट को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज को, उसको पूरा करने के लिए, राइट। ये वेल इंटेंशन लेजिस्लेटिव स्टेप, इसमें क्या था, रूरल लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज। यहाँ पे आ जाओ, 25 years after the constitutional amendments in 2017-18, urban and rural local bodies contributed to 1.3 and 1% of the annual total health expenditure in India. ठीक है, 25 years after the constitutional amendments. तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर 25 साल पूरे होने के, सिल्वर जुबली या जो भी है, 1992 में इनको एनैक्ट किया गया, 2017-18 में 25 इयर्स पूरे हुए। इसीलिए इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अभी भी कोई क्वेश्चन रूरल लोकल बॉडीज़ पे एग्जैक्ट नहीं पूछा गया, अर्बन लोकल बॉडीज़ पे। सो दिस गिव्स यू अ क्लू और हिंट कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। नाउ इन अर्बन इंडिया मोस्ट ऑफ द लोकल बॉडीज हैव बीन स्पेंडिंग इवन लेस दैन 1% to around 3% of their annual budget, which is even less than their spending on street lights. ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स पे हेल्थ से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इस पे फटाफट से, देखो, reconciling fiscal federalism and accountability, is there a low equilibrium trap? ये जो मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि हम अर्बन क्लास में हम जो है लो इक्विलिब्रियम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इक्विलिब्रियम हो गया कहीं यहाँ पे। हम टैक्सेस नहीं देंगे, तुम सर्विसेज मत दो। मतलब समझ में आया? जैसे हम किसी प्राइवेट कार वाले के पास जाते हैं, कार सर्विस स्टेशन पे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इतने पैसे दिए, कार चमचमाती मिलेगी, राइट। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज़ में सर्विसेज के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। पानी आ रहा है, पता है कि पानी का टेस्ट खारा होगा या उसमें क्लोरीन ज़्यादा होगा, कोई बात नहीं, बिल नहीं देना हमें, राइट। तो सड़क टूटी हुई है, पता है क्यों टूटी हुई है, क्योंकि वो बोलते हैं कि लोकल एरिया में रियल एस्टेट का टैक्स दो, लोगों को नहीं देना, तो पता है कि नेता लोग खा जाएंगे। परसेप्शन ऐसी बनी हुई है कि नेता लोग कोई सर्विसेज बदले में प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। ट्रैप में मतलब जहां हम फंस जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि कॉन्ट्रेरी टू दी परसेप्शन, और अभी तक जो डिस्कोर्स चल रहा था, आमतौर पे सभी टीचर्स या सभी थिंकर्स यही लिखते थे कि फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज की कमी है। लेकिन इस आर्टिकल ने, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये लिखा है कि जो फंड्स का स्कोप दिया गया, टैक्सेशन पावर्स का स्कोप जो है 29 सब्जेक्ट्स में, रूरल लोकल बॉडीज जो टैक्स लगा सकती हैं, क्या वो अब तक लगाया गया? ठीक है, जो फंक्शंस दिए गए 18 में जो टैक्स का स्कोप है, क्या रूरल लोकल बॉडीज ने या अर्बन लोकल बॉडीज ने उस टैक्स को भी लगाया जो वो लगा सकती थी, पावर जो दी गई? ठीक है, आंसर आता है नो। क्यों नहीं लगाया? इसके पीछे एक रीजन है। अगर म्यूनिसिपल काउंसिलर टैक्स लगाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर मेयर की लीडरशिप में
आपने एक पर्टिकुलर पार्टी के मेयर को चुना, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स को चुना, 25 म्यूनिसिपल काउंसिलर्स हैं, 25 में से 13 ने अगर एक पर्सन को बोला ये हमारा मेयर बनेगा तो वो मेयर बन जाएगा 50% से एक ज़्यादा, ठीक है। अब वो मेयर बन गया, वो मेयर मान लो कांग्रेस का है, ठीक है। अब वो कांग्रेस वाला मेयर ये बोलता है कि तुम मुझे टैक्स 1000 रुपये दे रहे हो, वाटर के चार्जेस 1000 रुपये दे रहे हो, मैं इसको 1200 करूँगा, लेकिन तुम्हें हेमा मालिनी वाला वो कैंट प्योरीफायर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट, ल्यूमिनस इन्वर्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको क्या करोगे, अगली बार वोट नहीं दोगे, उसको ल्यूमिनस इन्वर्टर से ही इलेक्ट्रिसिटी शॉक का झटका लगेगा कि वो बुरी तरह से हार जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि ये लोग पैसे अगर बढ़ा रहे हैं तो हमें बढ़ाने नहीं देने, मिडिल क्लास ऑप्ट आउट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें ये बोला जाए कि आप अगर पैसे देते हो तो आपके डोर स्टेप तक मेट्रो फीडर बसेज आ जाएंगी, नहीं चाहिए, हम अपनी 100 रुपये लीटर वाली मतलब जो कार है उसमें 100 रुपये लीटर तेल डलवा लेंगे, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं देंगे, राइट। इसके पीछे रीजंस हैं, मिडिल क्लास ऑप्ट आउट, मिडिल क्लास सर्विसेज नहीं चाहती और इसलिए इनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते, टैक्सेस नहीं देने, और दैट इज़ वाई द लोकल बॉडीज आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी हो, फिर स्टेट गवर्नमेंट आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, राइट। अब ऊपर से जो टैक्स लगाया जाता है, जब कभी टैक्स लगाते हैं, देखो कोई भी, अभी एक बात समझना, कोई भी ऐसे उल्टा सीधा स्टेप लेना होता है ना तो प्राइम मिनिस्टर निर्मला को आगे कर देते हैं, है ना, कि मतलब जाओ तुम अनाउंस करो कि टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। जब कोई फार्म लॉ वगैरह अनाउंस करा था तो प्राइम मिनिस्टर फोर फ्रंट पे आए, कहीं नहीं आए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पिट रहा है ना, गाली खा रहा है, पुतले जल रहे हैं, ठीक है। जब वापस लेना था तो ही विल कम एंड डू दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मैं वापस ले रहा हूँ, दिस हैपेंस। सेम दिक्कत यहाँ पे है कि अगर अभी तो प्राइम मिनिस्टर तो दूर है, वो भी ऐसे स्टेप नहीं लेते, दिल्ली में बैठे हैं, पूरे देश में तरह तरह के चीफ मिनिस्टर्स हैं, और लोगों का ये एक वो है कि वो ये नहीं देखते कि बीजेपी का लीडर है या कुछ, जब ब्लेम करना होता है तो जो इमीडिएट में होता है ना उसको देखा जाता है, जो इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में है जो भी लीडर है। अब सेंटर और लोकल और स्टेट में सबसे इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में कौन आएगा, सरपंच या मेयर, ठीक है। अब कल जो हम उसकी पंचायत वाली सीरीज की बात कर रहे थे, पॉपुलेशन कंट्रोल वाली, राइट, कि उसमें वो क्या था, 2 बच्चे मीठी खीर और 2 से ज़्यादा बवासीर, वो उसमें डायलॉग है ना पंचायत वाली में। अब उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, वो स्टेप कौन लेता है, कितनों ने देखी है ये सीरीज, नहीं देखी, कर लो हाथ खड़ा, मतलब मेरा एग्जाम्पल आसान हो जाए, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक स्टेप लेती है डीएम, ठीक है, अनाउंस किसको करना होता है, पंचायत के सरपंच को, ठीक है। वो पंचायत का सरपंच हर गांव की हर दीवार पे, पब्लिक जो भी प्लेस है उस पे लिखवा रहा होता है। गाली किसको पड़ती है, डीएम ने जो स्टेप लिया, सरपंच को। मतलब समझे बात का, कोई भी एंटी पॉपुलिस्ट मेजर है इमीडिएट लीडर को गाली पड़ेगी, ब्लेम उसको किया जाएगा। टैक्स ऊपर बढ़ाओगे, नीचे बोला जाएगा अरे तुम्हारी पार्टी ने तो सरकार बढ़ा दी। अब वो सरपंच ये बोलेगा अरे मैं क्या करूं, ऊपर से उसने किया है, हम सब तो एक ही हैं, हमारी कौन सी आमदनी ज़्यादा बढ़ गई, अरे फिर भी तुम्हारी पार्टी गलत है। उसमें ऐसे गिव एंड टेक होता है ना, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। सरपंच के साथ लोग अपने विचार साझा कर लेते हैं। अब एमएलए वगैरह को तो सीधा ही वोट के थ्रू गाली पड़ती है कि तुमसे बात करने का ही फायदा नहीं है क्योंकि तुम दूर हो, राइट। इसीलिए लोकल बॉडीज के पास जो टैक्स पोटेंशियल है भी उसको यूज नहीं किया जाता। सरपंच के थ्रू ही जाते हैं, राइट। अभी जिनको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, जिन्होंने सीरीज नहीं देखी, मतलब तुम क्या करते हो, कोई भी हार्श मेजर लेना होता है तो मम्मी क्या करती हैं, काम कर ले पापा डांटेंगे, तो पता है खुद गाली क्यों खानी है, राइट। मतलब मम्मी भी ये कहती हैं कि पापा डांटेंगे, एंड मम्मा वुड बी लीनियंट, वाई, क्योंकि उनको पता है कि तुमने उनके साथ रहना, और अल्टीमेटली जब कंप्लेंट करोगे दादा को या दादी को, मम्मी का नाम लगा के करोगे, है ना। इसलिए बच्चे से जब पूछा जाता है पापा अच्छा या मम्मी, हमेशा बोलता है पापा, क्योंकि मम्मी से तो दिन भर डांट पड़ती रहती है, राइट। सो सेम वे में यहाँ सरपंच का रोल आ जाता है, क्लियर। इसीलिए ये लोग टैक्सेस इंक्रीज नहीं करते, इसीलिए लो इनकम ट्रैप। अब लोकल गवर्नमेंट व्हाट डू वी नो, व्हाट डू वी नो में ना इन्होंने यही सारी लाइंस लिखी हैं कि फंड्स, फंक्शन, फंक्शनरीज, 73rd अमेंडमेंट, ये सारा ब्लेम करा जाता है इनको, ठीक है। इलस्ट्रेटिवली द कॉन्स्टिट्यूशन listed 29 matters which could be the focus of their governance such as agriculture, land reforms, minor irrigation, small scale industries, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट्स जिन पे लोकल बॉडीज काम कर सकती हैं, बट
States were also supposed to constitute this 5 yearly state finance commissions to determine the share of their financial resources going towards local tiers. ये सब समझ चुके हैं हम, ठीक है. तो इसके कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं. अब वापस आते हैं. The funding for primary health care facilities was continued for rural areas under the ongoing national programs. अब एक चीज़ और भी है, नेशनल प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या जो भी 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है, उसमें एक पैकेज ऑफ डिजीजेज है जिसका ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा या सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे मिलेगा, राइट. ये सारे प्रोग्राम्स नेशनली डिटरमाइन करे जाते हैं. क्लियर. कुछ स्टेट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे यूपी ईस्ट में एक प्रॉब्लम है, जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज़ है ना. अब वो डिजीज़ एम्पैनल्ड डिजीज़ में नहीं है. ऐसे ही लोकल डिजीज़ अलग अलग हैं. पंजाब का एक पर्टिकुलर एरिया है गुरदासपुर साइड पे जहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो पंजाब के लोग चाहेंगे कि हम तो ओवरऑल ठीक हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में जो कैंसर है आप उसको एम्पैनल कर दो. उसका ट्रीटमेंट सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे होना चाहिए, ठीक है. लिस्ट ऑफ डिजीजेस विच आर गोइंग टू बी कवर्ड अंडर जन आरोग्य योजना, उसमें वो नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली डिजीज़ है. जापानीज इंसेफेलाइटिस की दवाइयाँ नहीं हैं, ठीक है, आती नहीं है ये सब चीज़ें. सो हाउएवर द गवर्नमेंट फंडिंग फॉर अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज वाज नॉट चैनल्ड थ्रू स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, डायरेक्टली ट्रांसफ़र करी गई. ये मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि ये पैसा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, सेंटर से डायरेक्टली अर्बन लोकल बॉडीज़ को दिया जा रहा है. इनका अपना बैंक अकाउंट है. हर लोकल बॉडी का अपना बैंक अकाउंट होगा ना, तो उस बैंक अकाउंट में. क्लियर. सो दिस इज देयर. इन एडिशन टू दैट, अर्बन लोकल बॉडीज फॉलिंग अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन वेरियस स्टेट्स डिड नॉट मेक मच एफर्ट टू इंक्रीज द एलोकेशन इन हेल्थ. अभी हमने ओवरऑल डिबेट करा फंडिंग की प्रॉब्लम का. अब हम एक सेगमेंटेड डिबेट कर रहे हैं हेल्थ का, कि अर्बन लोकल बॉडीज. देखो पिछली डिबेट पे ले जाना चाहूँगा जो हमने डिस्कस कर रखी है इस क्लास में पिरामिडिकल हेल्थ स्ट्रक्चर पढ़ा था ये, कि लोकल ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स पे प्रॉब्लम आएगी. फिर उसके बाद एम्स लेवल के जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिसर्च ना करके ट्रीटमेंट करते हुए पाए जाएंगे, उन पे बर्डन इतना ज़्यादा हो जाएगा, राइट. तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की स्ट्रेंथ की बात कर रहा है कि ये बॉडीज़ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि एक तो गवर्नमेंट फंडिंग जो है अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज की वो डायरेक्टली टॉप से सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको दी गई. अब इन्होंने उसका मिसयूज़ किया, जो भी किया. देखो हेल्थ सर्विस के साथ ना एक पेक्यूलियरिटी है, चाहे टीचिंग या एजुकेशन के साथ में भी हो. स्कूल बना दोगे, टीचर स्टेट को देने हैं. स्कूल तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा देगी, टीचर्स कहाँ से लाओगे. आफ्टर ऑल स्टेट एजुकेशन जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, राइट. तो लैकिंग हो जाएगा यहाँ पे. डॉक्टर बिना हॉस्पिटल क्या है, कुछ भी नहीं, ग्रेवयार्ड. हेल्थ सेंटर्स बना दिए, कहाँ बनाए, बोला नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने हैं. बना दो, बाहर मोदी जी की फ़ोटो लगा दो, ऐसे लग रहा है सारी क्लिनिक्स में इनका इलाज चल रहा है. कौन सा इलाज, मेंटल या जो भी, ठीक है. सो वेरियस रीजंस, रिसोर्स क्रंच, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इज लैक ऑफ क्लैरिटी कहाँ से आ रही है, यहीं से, कि डॉक्टर्स एज अ सब्जेक्ट, हेल्थ एज अ सब्जेक्ट इज इन द स्टेट लिस्ट. अब जब तक हेल्थ एज अ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है तब तक आप हॉस्पिटल बना सकते हो, हेल्थ सेंटर बना सकते हो, डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे. फिर उसके बाद हर दवाई के पत्ते पे एक ही फोटो, जन औषधि योजना, ठीक है, उस पर दो, एक हेल्थ मिनिस्टर की फोटो लगी है, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की. हद हो जाती है ना. मतलब अभी तो ये सोच रहे हैं कि गोली पे भी कुछ ऐसी स्टैंप लगाओ, समझ में आए हाँ दाढ़ी बड़ी हो रही है, वो सब. हर टैबलेट पे भी फोटो आ जाएगी, उससे होगा क्या, समझ रहे हो, होगा तो कुछ नहीं ना, राइट. तो डॉक्टर्स एडमिनिस्टर करेंगे मेडिसिन को, डॉक्टर्स की कमी है. फिर एक सवाल आता है कि हेल्थ एज अ सब्जेक्ट को स्टेट से ट्रांसफर करके कॉन्करेंट में डाल दो. कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी है, जहां पे साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. स्टेट्स उसको रेजिस्ट करती हैं, ठीक है. स्टेट्स ये बोलती हैं इट इज अ मूव टू एनक्रोच इन द डोमेन ऑफ स्टेट्स. फाइनेंस कमीशन वाली वो सब ठीक है, मतलब वो एकेडमिक चीज़ है, कह सकते हो कि वो रिपोर्ट्स नहीं बना रही. स्टेट्स आर नॉट डूइंग इनफ इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, है ना.
तो जब स्टेट्स ये कहती हैं कि हमारे दायरे में, हमारे गिरेबान में आप इंटरफेयर कर रहे हो, हमारे जुरिस्डिक्शन में आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो स्टेट से पूछा जाए कि बचा ही क्या, राइट। नीट एग्जाम में कमाई होती थी स्टेट की, मेडिकल हेल्थ कॉलेजेस शीला दीक्षित के हैं, स्टेट के गवर्नर्स के हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट कराओ, एक एक सीट 40-40 लाख की बेचो, कमाई करो। अब वो नीट के थ्रू हो गया, वो भी नीट एंड क्लीन काम हो गया, तो स्टेट्स के पास कमाई के लिए बचा क्या। फिर एक आया राजस्थान में, सत्यमेव जयते देखते थे तुम लोग कोई, आमिर खान का, है ना, आधे लोग वही से इंस्पायर होकर आए हम सिविल सर्वेंट बनेंगे। वहाँ पे एक IAS ऑफिसर ने एक मूव स्टार्ट करा था, क्या कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन्स मेडिसिन करेंगे, करा था। एक एपिसोड दिखाया था आमिर खान का, जिसमें आमिर खान उम्र से ज़्यादा यंग दिख रहे हैं, नहीं देखा था वो। तो उसमें क्या था कि एक IAS ऑफिसर ने ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट करा था कि हर स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट है ना स्टेट में, राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट अपनी अपनी वैक्सीन्स, अपनी अपनी मेडिसिन खरीदता था वहाँ के लोकल स्टोर से। हर वो स्टोर वाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक दुकान होती है, देखते हो, मतलब उसको डिस्पेंसरी या केमिस्ट शॉप कहना गलत होगा, उसको दुकान कहना ही सही होगा, ठीक है। प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं वो, जो हॉस्पिटल के अंदर जो दुकान होती है, उनको ऑक्शन किया जाता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2011-12 से पहले। पूरी स्टेट्स में, पूरे कंट्री में यही चलन था, आज भी कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है। और वो दुकान वाले 4-5 लाख रुपए देते डॉक्टर को, ठीक है, डॉक्टर को कार, जो उस हॉस्पिटल का CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उसको कार गिफ्ट कर दी या नेपाल का टूर दे दिया, ट्रिप दे दिया, कुछ भी, ठीक है। फिर वो रिटर्न में उनको ठेका दे देगा 1 साल का। अब 1 साल में हॉस्पिटल में जितनी दवाइयाँ बिकेंगी उनका रेट बढ़ा दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन IAS ऑफिसर ने राजस्थान के, कि ये सिस्टम को कर दिया सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। जो भी दुकानें होंगी, जो भी डिस्पेंसरीज या केमिस्ट शॉप है, वो सारा कुछ सरकार का होगा। और इनमें जो भी लिस्टेड मेडिसिन है ना, एम्पैनल्ड मेडिसिन या जो रेगुलर पेशेंट्स के रेगुलर इलाज के लिए यूज़ होती हैं, वो सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिलेंगी। तो सत्यमेव जयते में आमिर खान उनको 4 बार पूछते हैं, आपने ये किया कैसे, किया कैसे, किया कैसे, ठीक है, अपनी TRP बढ़ाने के लिए। सो ही टेल्स दी सेम थिंग, क्या कि हमने जब सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट करी पूरी स्टेट के लिए, एक ही ऑर्डर, बल्क ऑर्डर प्लेस किया, तो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने हमें डिस्काउंट दिया, ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। अब मोदी जी को ये आइडिया अच्छा लगा, चुरा लो। फिर क्या किया, मतलब नेशनल स्केल पे अप्लाई कर दिया उसको, जन औषधि सेंटर्स खुल गए। अब क्या था, जो करप्शन लोकलाइज थी, जिला अध्यक्ष या DM जो थोड़ा बहुत कमा लेते, मतलब बहुत ज़्यादा कमा लेते थे, वो अब हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डायरेक्टली पूरी स्टेट्स में जितनी भी मेडिसिन बिकनी है ग्लोबल कंपनी से डील करेंगे, जन औषधि सेंटर्स। तो स्टेट्स के पास, मैं कहाँ पे था कि बचा ही क्या है स्टेट्स के पास कमाने को। स्टेट्स के पास कमाई के 2 साधन थे, क्या, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू सीट्स बेचना, दूसरा मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट करना। वो दोनों ले लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, है ना। तो अब बचा क्या है, सिर्फ डॉक्टर्स को ट्रेन करना। हेल्थ का पूरा जो कॉन्टिन्यूम है, फिर हम उस स्टेज पे आ जाएंगे कि हम हेल्थ एज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट, नेशनल हेल्थ केयर एक्ट हम डिलीवर कर पाएंगे। अगर इसका 360 डिग्री एनालिसिस करें तो हेल्थ केयर एक्ट क्या है, जो डॉक्टर्स कम हैं, 1 डॉक्टर फॉर 1000 बेड्स होना चाहिए। इंडिया में कितना है, 1 डॉक्टर फॉर अराउंड 1436 बेड्स, है ना। तो वो जो रेशो कम है, जैसे दिल्ली में डॉक्टर को पकड़ के पीट दिया, वो सब चीज़ें जो हैं नहीं होंगी, कम होंगी। क्यों कम होंगी, फिर ये कॉन्टिन्यूम पूरा हो जाएगा। हॉस्पिटल से शुरू हुए मेडिसिन, ट्रीटमेंट डॉक्टर पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। फिर बीच में 2-3 चीज़ें और डाल लो, क्या, अल्ट्रासाउंड या लैब्स, डायग्नोस्टिक्स वगैरह बीच में आ जाएंगे। तो ये सारा कॉन्टिन्यूम हम जब तक पूरा नहीं कर लेते, तब तक हम नेशनल हेल्थ केयर एक्ट पास नहीं कर सकते, ठीक है। अब फिर सेंटर ने क्या तरीका ढूंढा है कि हम फाइनेंसेस डायरेक्टली हेल्थ केयर सेंटर्स को देंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स अगर हमें बनाने हैं, या 10 एम्स डिक्लेयर कर दिए, एक पटना में बनेगा, एक रांची में, एक कहीं पे, ऐसे एम्स डिक्लेयर कर दिए टॉप पे, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, PGI MER, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो सेंटर उनके लिए ग्रांट दे देता है, ठीक है। बट वी आर स्ट्रगलिंग विद दी डॉक्टर्स। फिर हमने झोला छाप डॉक्टर्स को ट्रेन करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया, किनको,
क्वैक्स को या जो भी हैं, ठीक है, फिर उनको बोला गया जो एलोपैथी है, फिर उसके बाद आयुर्वेद है, उन सब डॉक्टर्स को, आयुष डॉक्टर्स को ट्रेन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया डॉक्टर्स की आपूर्ति को पूरा करने के लिए। क्लियर? तो ये सारे स्टेप्स किए गए हैं। वेरियस रीजंस, रिसोर्स क्रंच, पैसे नहीं है, पैसे के लिए यूनियन फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स देनी शुरू कर दी। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए मैंने बता दिया कि 3 जो मेजर चीजें हैं उनमें से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले ली, बिना कोई लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट किए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए, बिना हेल्थ एज अ स्टेट सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए। ठीक है, सॉरी, ठीक है। डिफरेंट स्पेंडिंग प्रायोरिटीज, उसमें एक चीज है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी इंप्लीमेंट करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविजन को आप साइडलाइन करके इंटरनेशनल गोल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ऐसे गोल्स वगैरह पे साइन करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें अमेंड करती रहती है। क्लियर? सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। Continued steps taken by the government, Ayushman Bharat Digital Mission. It will help in creation of a super highway to seamlessly connect all the stakeholders of the healthcare ecosystem. ये मैंने पहले भी बताया था। काउंटरफीट मेडिसिन समझते हो, स्पूरियस ड्रग्स एंड ऑल, ठीक है, वो ड्रग्स, वो मेडिसिन जो सन फार्मा के नाम पे बिक रही हैं, रैनबैक्सी के नाम पे बिक रही हैं, लेकिन वो रैनबैक्सी ने बनाई ही नहीं। ठीक है, कोई भी पेशेंट, कस्टमर उन्हें कंज्यूम करता है, वो ठीक ही नहीं होता। उनको क्या किया जा रहा है, फार्मेसी से लिंक किया जा रहा है। हर फार्मेसी पे ये कंप्यूटर सिस्टम होगा, उनको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, उस पर जो बार कोड है वो स्कैन करेंगे तो वो उस कंपनी के, रैनबैक्सी है या सन फार्मा है, उनके पोर्टल पे ले जाएगा और ये बता देगा कि ये ड्रग असली है या नहीं, उस कंपनी ने बनाई है या नहीं। इसलिए आप आजकल देखोगे मेडिसिन पे QR कोड स्कैन करने के लिए लगा रहता है। ठीक है, फिर दूसरा, यहाँ पे एक डॉक्टर है, ठीक है, उस डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। अब आजकल ये देखते हो डॉक्टर्स ये लिखने लग गए हैं RX। ठीक है, RX का मतलब क्या है, जो उसका जेनेरिक वर्जन है, डॉक्टर को उसका केमिकल का नाम लिखना है, डॉक्टर को दवाई का नाम नहीं लिखना। क्योंकि आप क्या करते हो, डॉक्टर आपको एक ब्रांडेड मेडिसिन का नाम लिख के देता है, आप सामने वाले स्टोर पे जाते हो तो आप देखते हो कि ये मेडिसिन पिछली बार जब ली थी, जो सिप्ला या रैनबैक्सी वाली नहीं थी, वो 100 रुपये में आ गई थी, इस बार वो मेडिसिन 400 में आ रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है। ठीक है, डॉक्टर के हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जो भी डॉक्टर को जो चाहिए होता है वो फ्री में आता है। क्यों? टाई अप कर रखा है। इसीलिए डॉक्टर्स को ये RX देना है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे QR कोड होगा। उस QR कोड को ये फार्मासिस्ट स्कैन करेगा, अपने आप वो मेडिसिन जो जेनेरिक वर्जन है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब डॉक्टर की यहाँ पे जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनको ये पता लग जाएगा कि ये डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है और इस फार्मेसी वाले ने जेनेरिक मेडिसिन दी या नहीं। समझ में आया? पूरी चेन। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक्स, जो गरीब लोग हैं उनको बोला जाता है, वो कभी टेस्ट कराने गए होगे तुम, किसी डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिया, तुम्हें बोला जाता है ये भी करा लो, इसके साथ फ्री है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ठीक है, उसके साथ फ्री है। होता है ना ऐसा कि पूरा फुल बॉडी चेकअप करा लो। ठीक है, जैसे कि तुम मान लो हेयर कट लेने गए थे, बोला कि मेकअप करा लो, स्ट्रेस्ड लग रहे हो काफ़ी, राइट। सो वैसे ही ये बोला जाता है कि आप पूरा टेस्ट करा लोगे, वैसे भी आजकल डेंगू फैला हुआ है, राइट, ब्लड टेस्ट तो करा रहे हो, लंग्स भी करा लो, ये सब करा लो। अगर इस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे नहीं लिखा, जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे लिखा है वही टेस्ट होंगे। कितने टाइम में रिपोर्ट वापस दे दी गई, वो भी इस पूरे सिस्टम में जो डिजिटल हेल्थ हमारा ये मिशन बन रहा है इसके अंदर उसमें दर्ज होगा। और फिर जब आप अगली बार किसी इस टाउन में किसी डॉक्टर के पास गए, वो आपका यूनिक हेल्थ ID एंटर करेगा, चाहे वो आधार नंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी नंबर से। उसके पास आपकी पूरी जो मॉर्बिडिटी हिस्ट्री है, जो आप कहाँ बीमार पड़े, आपका पहले टीबी का, गरीब आदमी का किसी का टीबी का इलाज चल रहा था, उसने बीच में ड्रॉप ऑफ कर दिया, ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है, MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB। ठीक है, अब डॉक्टर को ये पता लग जाएगा कि ये इतनी अग्रेसिवनेस, 500 mg की गोलियां तो ये बहुत ज़्यादा खा चुका है, इसको असर नहीं करेंगी, बीच में इसमें ट्रीटमेंट भी छोड़ दिया, तो उसको XDR TB वाली ड्रग्स दी जाएंगी और उसको बता दिया जाएगा कि बेटा इसके बाद कोई दवा नहीं है तुम्हारे लिए, अगर तुमने अब बीच में ट्रीटमेंट छोड़ा। उसको ये कहाँ से पता लगेगा,
क्योंकि गरीब आदमी के केस में क्या होता है, उसको इस डॉक्टर ने दवा दी थी, ये डॉक्टर बहुत महंगी दवा देता है, किसी दूसरे के पास चलते हैं, वो 2-3 महीने मेडिसिन कंज्यूम करेगा, कोर्स पूरा नहीं करेगा, डॉट्स प्रोग्राम है टीबी का, अगले किसी डॉक्टर के पास चला जाएगा जिसका उसने नाम बहुत सुना है। ठीक है, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट वाली थोड़ा पैथोलॉजी है। ठीक है, एक कोचिंग गए, छोड़ो यार यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह, राइट। सो ये वाला सिस्टम पूरा ब्रेक करने के लिए इंडिया की हेल्थ प्रोफाइल आ जाएगी, तो हमें इससे लार्जर गोल में क्या फ़ायदा होगा, हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस या हमारे यहाँ पे डिजीज़ प्रेवलेंस है क्या, हमारे लोग कौन सी डिजीजेस, कितने लोग हैं जो डायबिटिक हैं, कितने लोग हैं जो काफ़ी टाइम से डायबिटिक हैं लेकिन कोर्स पूरा नहीं कर रहे, तो उनके लिए हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए आने वाले टाइम में या फिर हार्ट एलिमेंट्स के लिए मेडिसिन चाहिए होंगी। क्लियर, तो ये पूरा डिजिटल, इसका मतलब डेटा ड्रिवन मेडिकल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, ये सब चीज़ें करने की कोशिश करी जा रही है। ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स वुड बी लिंक्ड अंडर हेल्थ आईडी, एनेबलिंग पेशेंट टू एक्सेस देयर हेल्थ हिस्ट्री एनी टाइम एंड एनीवेयर। फिर टेलीमेडिसिन, एम्स में बैठा डॉक्टर हर जगह नहीं जा सकता। ठीक है, तो जूनियर डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे, डॉक्टर की परिभाषा में दोनों बात करेंगे, अल्ट्रा शार्प लेज़र या किसी टेक्नोलॉजी से पेशेंट की पूरी बॉडी की प्रोफाइल एम्स में बैठे डॉक्टर को दिखाई जा सकेगी। ठीक है, ऑन स्क्रीन, तो डॉक्टर ये बता देगा कि ये प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन दी जाएं, और जो भी उसको विजिबल होगा स्क्रीन पे उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूरोसर्जन्स हों या कुछ और हों, कहीं पे भी इसका फ़ायदा लिया जा सकता है। दिस इज़ टेलीमेडिसिन, राइट। ये सारा कुछ है। एज द एडिटोरियल सेज, सेंसिटाइजेशन ऑफ की स्टेक होल्डर्स इन लोकल बॉडीज़, ये सारा कुछ है। सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, कितनी मेडिसिन दी, अब ये सारे फालतू के पॉइंट्स हैं। ठीक है, लोकल डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड मतलब एक्सेल शीट जो लोकल एरियाज़ में दिखेगी कि कितनी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स पे कितनी दवाएँ हैं। ठीक है, हमने ये कोविड-19 के टाइम पे सीखा, एक वायल ऑफ रेमडेसिविर के बारे में पता था कि कौन से रेमडेसिविर के वायल्स कहाँ पे हैं। जब अप्रैल और मई में हमारी कंट्री जब कोविड सेकेंड वेव से जूझ रही थी, तो ये डैशबोर्ड बेस्ड लोकल एरियाज़ में सब जगह पता है कि कितनी वायल्स आई हैं, कितनी ड्रग्स हैं, कितनी कोविड-19 की वैक्सीन हैं, कितनियों को कहाँ पहुँचाना है, कहाँ पे ज़्यादा पेशेंट है, किस एरिया में और मेडिसिन चाहिए होगी, राइट। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लोकल हेल्थ केयर में किन किन का क्या क्या रोल हो सकता है, दिस यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर, राइट। बेटर कोऑर्डिनेशन, दी मल्टीपल एजेंसीज वर्किंग इन, मल्टीपल एजेंसीज कौन सी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, फिर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स हैं, फिर आप देखोगे ESI हॉस्पिटल्स होते हैं, सुने हैं ये, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल, जैसे हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका ESI डिडक्ट होता है, तो ESI का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के जरिए जो पैसा इकट्ठा होता है एम्प्लॉयज़ के जरिए, उसके जरिए कुछ हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, वहाँ पे फ्री में इलाज करा जाता है उस एम्प्लॉय का जो ESI डिडक्शंस करवा रहा है, राइट। सो ऑगमेंटिंग द कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स, अब कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स क्या है, ये केजरीवाल का आइडिया था जो मोदी जी ने फिर से चुरा लिया। मोहल्ला क्लिनिक्स सुना था, मोहल्ला क्लिनिक्स का आइडिया क्या है, आप क्या लिख रहे हो कि केजरीवाल का आइडिया मोदी जी ने चुरा लिया। नहीं, मतलब अच्छा आइडिया था, तो क्या हुआ कि लोकल क्लिनिक्स होंगी, लोकल क्लिनिक्स में ये डॉक्टर का जो टेन्योर होगा ना 3 इयर्स होगा। ठीक है, अब ये घर के आसपास इसको पता होगा कितने बच्चे किसके हैं, कौन पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, ठीक है, तो ये डॉक्टर इनसे रैपो स्ट्राइक करके रखेगा, मतलब समझ में आया, बीइंग इन कांस्टेंट टच, कि आप आए नहीं ट्रीटमेंट कराने, अगर किसी ने टीबी का इलाज पूरा करते करते बीच में छोड़ दिया, उसके घर पे ये डॉक्टर कॉल करेगा, मतलब एक वजह से ये डॉक्टर सबका एक फ्रेंड बन गया पूरी सोसाइटी का, राइट। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये लोग अपने ट्रीटमेंट में, टेस्टिंग में रेगुलर हो जाएंगे। इनको बोला जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हालांकि ये केजरीवाल ने प्लान किया था किसके नाम पे, मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम पे। मोहल्ला क्लिनिक्स का मतलब ये है कि किसी भी ऐसे कस्टमर को, झुग्गी झोपड़ी है, मान लो ये झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, वहाँ पे क्लिनिक्स देखते हो कहीं आसपास नहीं होती, इसलिए वो बंधुआ, इसलिए वो जो मजदूर है वो कभी क्लिनिक जाएगा ही नहीं। ठीक है, पाँव में चोट लग गई, सरिया लग गया, वो टेटनस से ख़त्म हो जाएगा बेचारा, पूरी बॉडी में टेटनस फैल गया, लेकिन वो जाएगा नहीं। अगर ये मोहल्ला क्लिनिक्स उनके पास होंगी तो उनको कोई भी मॉर्बिडिटी होगी, या प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या सेकंड ट्राइमेस्टर है या थर्ड ट्राइमेस्टर है,
टेस्टिंग ईजी हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड चेकअप आसान हो जाएगा, ठीक है। बाद में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो पहले देखी जाएंगी। नेबरहुड क्लिनिक्स का आइडिया या कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स का आइडिया ये है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिनिक्स ऐसे हो जाएंगे एटीएम की तरह हैं, तो पैसे निकालते हो ना एटीएम से चलते फिरते, स्पेंडिंग बढ़ गई है, ठीक है। एटीएम है अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, अमेजन पे सीधा ऑर्डर करो, पैसे खर्च होते रहेंगे, राइट। तो वैसे ही हेल्थ क्लिनिक्स का एक नेटवर्क स्प्रेड करना, उसको टारगेट किया गया है 2017 से 2025 तक 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक्स। अच्छा, इनको वेलनेस क्यों कहा जाता है? वहाँ बैठ के योगा करेंगे, मतलब समझ रहे हो। सो ये आइडिया ये था कि प्रिवेंटिव केयर जो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योरेटिव केयर नहीं, प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर में क्या आता है? योगा, वॉक एट्सेट्रा। तो पोस्ट ऑफिसेज देखते हो, बहुत बड़ा एरिया होता है पोस्ट ऑफिस का, उस पोस्ट ऑफिस के आधे एरिया को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। कि आइडल स्पेस पड़ा है, वैसे भी आजकल पोस्टल टेलीग्राम कोई जाता नहीं, तो उसको हॉस्पिटल या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दो, वो एरिया भी यूटिलाइज होगा और वहाँ पे क्लिनिक वगैरह चला के, मतलब जो केमिस्ट की शॉप है वो सब चला के उनका भी एरिया का रेंट वगैरह भी निकलने लग जाएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट जो लॉस में चल रहा है उसका भी थोड़ा फ़ायदा होगा। ये सारे वे में इसको प्लान किया गया। ऐसे 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं जो आइडेंटिफाई किए गए, या ऐसे स्पॉट्स हैं जो हेल्थ, अभी तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बोला जाता है, बट उनको वो मोदी जी की फ़ोटो लगा के वाइट वॉश करा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट किया जा रहा है उसको, कितना अच्छा बात है। उसमें फिर पोस्टर में ये लिखा जाता है, वी हैव कंप्लीटेड 73,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। 1.5 लाख वो पहले ही थे, बस उसको लिपापोती करके कुछ और करके। डॉक्टर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। विल टॉक अबाउट दीज इशूज सम अदर डे, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स का आइडिया ये है, लोकल बॉडीज प्ले अ वाइटल रोल। क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन द लाइट ऑफ कोविड-19, द रोल दैट दे कैन प्ले। मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। Examine the role that local healthcare institutions can play in augmenting the local healthcare, in augmenting increasing the local healthcare services. हाँ, अब हु विल समराइज जो भी मैंने पढ़ाया, कि कितनी डायमेंशंस कवर करी 5 मिनट में? कौन समराइज करेगा? कोई? So we started to discussing the role of the state, what the face of the issue is with the primary healthcare sector and why there are no municipal level पे कोई भी issue जो है वो solve नहीं हो रहे। उसके reasons identify किए, funds, functions and functionalities. फिर we went into the funds वाला issue, कि funds आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। उसमें हमने UFC का रोल और स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल जिन स्टेट्स में है वो डिस्कस किया, और पॉलिटिक्स क्या पार्ट प्ले कर रही है वो डिस्कस किया। उसके बाद म्यूनिसिपल लोकल अर्बन लोकल बॉडी एंड रूरल लोकल बॉडीज और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एग्जामिन किया, और उसमें भी पॉलिटिक्स का क्या रोल है वो प्ले किया। तो फिर भी केम टू द करंट पॉलिसी जो अभी डिस्कशन पे थी, कि हेल्थ क्राइसिस, ये तो जनरल आइडिया हो गया था कि फंड्स का क्या फ्लो है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर की बात हो गया, हेल्थ सेक्टर की पॉलिसी डिस्कस करने के लिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इशू बेस, जैसे आपने वो बताया था ट्रायंगल जो बनाया है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वीक होगा तो स्टेट लेवल पे होगा, तो एड्स वाले लेवल पे वीक होगा। इसीलिए इनको इस बार सीधे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की तरफ किया गया, और पॉलिसी की जो 2-4 पॉइंट्स है कि उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाया जाएगा, राइट, और क्या क्या होगा। तो और जो 3 चीज़ें जो हमने कही कि कॉन्टिन्यूम में हेल्थ केयर एक्ट एक डायमेंशन हो गई, एक हेल्थ केयर एक्ट का आइडिया हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, हेल्थ एज अ सब्जेक्ट को
स्टेट लिस्ट से लेके कॉन्करेंट में ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, लेकिन इसको बिना ट्रांसफ़र किए भी क्या किया जा रहा है, सीधा पैसे हेल्थ केयर सेंटर्स को दे दो, मतलब लोकल बॉडीज़ को दे दो, लोकल बॉडीज़ लेवल पे अपने आप काम होने लग जाएगा, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेशनल लेवल पे एक ऐसा प्रोग्राम ला दो जिसके चलते हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजीजेस प्रोवाइड कर दो, हेल्थ इंश्योरेंस, जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बजट और ये सब कर दिया। फिर हमने सेंट्रलाइज्ड वे में मेडिसिन प्रोक्योर करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि स्टेट्स अपना दायरा नहीं छोड़ेंगी, स्टेट्स विल नॉट अलाउ यू टू ट्रांसफर दी हेल्थ एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू एनी अदर लिस्ट। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी, जैसे सर अभी आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में हम पढ़ रहे थे, काफी संडे वाली जो मन की बात हुई थी उसमें क्लियरली 2-4 ऑडियंस बुलाई थी, ट्रीटमेंट इसके अंदर हुआ था, पर एक जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आर्टिकल में भी नहीं हो रही है और जो सर्वेस में उसमें भी नहीं हो रही है कि वो जो आयुष्मान भारत का कार्ड बना रहा है या राशन कार्ड बना रहा है या जो भी है वो बन नहीं पा रहे हैं, वो लोगों तक अवेयरनेस फैल नहीं रही है, तो उसके लिए कोई स्टेप आगे लिया जा रहा है जो या हम सजेशंस अपने आंसर में अगर हमसे पूछा जाए जनरल उसमें आंसर आता है कि आपके हिसाब से प्रॉब्लम का बेस क्या है या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टू इंप्रूव दैट, तो उसे डाल सके। यू मीन टू से कि जो हम इम्प्लीमेंटेशन की जो इशू है, कम्युनिटी अपटेक ऑफ स्कीम इज़ नॉट गुड। अपटेक होता है कि लोग उस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पा रहे, उसमें अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। उसके लिए जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 6% ऑफ द बजट ऑफ एनी स्कीम, ये हमने पहले भी पढ़ा था, कोई भी स्कीम जो अभी चल रही है ना उसका 5 to 6% हम उसकी प्रोपेगेशन पे, पब्लिसिटी पे स्पेंड करते हैं, ठीक है, प्रोपेगेशन और ये सब पे स्पेंड किया जाता है, जिससे पोस्टर्स या अमिताभ बच्चन को हायर किया या किसी सेलिब्रिटी को हायर करके मैसेज पहुंचाना, ठीक है। जैसे आज कल कॉलर ट्यून रहती है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ आ रही है, कोविड-19 पूरे देश में जा रहा है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, वो सब चीज़ें, राइट। तो उस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं। उसके अलावा कि लोगों तक ये बात पहुंचे, वो देखो पॉइंट वही है कि पोस्टर्स या एडवोकेसी के थ्रू ये किया जा सकता है। देन वी हैव टू हैव अ नेटवर्क ऑफ दीज पीपल। एग्जाम्पल हम पोलियो से ले सकते हैं। पल्स पोलियो ड्राइव में हमने क्या किया कि पहले लेवल पे क्लिनिक्स ओपन करी, हर क्लिनिक पे पोलियो। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन की आवाज़ वहाँ पे भी थी, सेलिब्रिटी वॉइस, ठीक है, उसको किया। फिर तीसरे कैंपेन में हमने क्या किया, मतलब पहले तो क्लिनिक्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल कि पोलियो से अपने बच्चों को बचाएं, ये सब। फिर उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन। डोर टू डोर कैंपेन में क्या है कि घर घर जाके हमने पोलियो की दवाई को एडमिनिस्टर करा। अब यहाँ पे हम आंगनवाड़ी नर्स मिडवाइफ को यूज़ कर सकते हैं, जो नेटवर्क हमारा बना हुआ है, जो ऑलरेडी एक रैपो, एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है बिटवीन दी लोकल रूरल हाउस होल्ड्स एंड दी आंगनवाड़ी नर्स मिडवाइफ्स। तो उसको यूज़ करना होगा, राइट, कि घर घर जाके ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँ। तो जो आपने कहा कि लोग अपना कार्ड नहीं बनवा रहे, उसको मनरेगा के साथ लिंक करना कि मनरेगा की आपकी वेजेस तब मिलेंगी, या मनरेगा कार्ड के पीछे, जैसे मेट्रो कार्ड के पीछे आप देखते हो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स रहें, राइट। तो मनरेगा की वेजेस का लिंकेज उसके साथ कर देना कि आपको मनरेगा की वेजेस तभी मिलेंगी। बेसिकली क्या है ना कि गवर्नमेंट खुद भी नहीं चाहती कि इतने सारे लोग ऑल टू सडन उस स्कीम का बेनिफिट लेने आए। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि मैंने पहला क्या किया, पहला सर्कल क्या है कि इतना नेटवर्क हमारे पास है कि हम वो पूरे 100-130 करोड़ लोगों का बर्डन झेल लेंगे, नहीं है, ठीक है। और फिर इंडिया में एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है कि अगर इन सबको पता लग गया ना, देन देयर विल बी अ नेटवर्क of people going for treatment, not actually having the treatment, and there will be a sharing between the person who is getting treated and who is treating upon him. डॉक्टर और वो 950 रुपये का दवाई, उसका इलाज है मेडिसिन का, जो भी डिजीज़ है, 450 तेरे 450 मेरे, ठीक है, या 350 तेरे 350 मेरे, 200 रुपये उसके जो एजेंट पकड़ के लाया है, राइट। तो होटल के नेटवर्क देखते हो ना, तो उस तरह का सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ये देखो, जिसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, गरीब लोगों की जिनके लिए स्कीम्स बनाई गई हैं, उनको अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि वो पहले ही किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ का सफाई कर्मचारी या कोई बात करते हैं, ठीक है, कि कहाँ से कराएं, या केमिस्ट के पास। जब घर में कोई डिस्ट्रेस होती है तो हम ऐसे ही देखते हैं ना, लोग बोलते हुए दिख रहे हैं केमिस्ट की शॉप पे इतना महंगा दवाई दे दिया, केमिस्ट वहाँ पे वो बोलता है कि तो आप ये कार्ड क्यों नहीं बनवा रहे हो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे से ही एक प्रोसेस है। और हमारे यहाँ पे ये हम मेट्रो कार्ड, हम भी अगर अपनी बात करें तभी बनवाते जब मेट्रो से जाना हो, तो उनकी तो बात ही छोड़ो, इलाज कराने का कार्ड कौन बनवाने जाएगा, है ना। सो दैट इज़ देयर, क्लियर।
ये स्कीम्स जो है रेगुलर अपटेक वाली स्कीम्स नहीं है, ये क्या है, वंस अपॉन अ टाइम इन लाइफ टाइम वाली। तो उनका अपटेक अपने आप कम रहता है, उनका अपटेक तभी बढ़ता है व्हेन द फैमिली इटसेल्फ फेसेस द क्राइसिस सिचुएशन, तो अपने आप अपटेक बढ़ेगा। हैड इट बीन लाइक वाटर स्कीम या कुछ ऐसा, अब हमारे यहाँ वोटर आईडी कार्ड कब बनता है, जब बोतल मिलनी होती है, उन लोगों की जब बात करें, है ना, जिनके लिए बनाया जाता है या कुछ, जो वोट करने एक्चुअल में जाते हैं। या फिर मैं वोटर आईडी कार्ड दिल्ली में कब बनवाऊंगा, तभी बनवाऊंगा जब मेरे को कोई ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज चल रहा है काम। क्लियर, दैट्स ऑल डन। वो तो मैंने पहले बताया था, है ना, कि सेलिब्रिटीज़ को देने की बजाय